कि जलाले आतिशे बरको सुहाब पैदा कर, जलाले आतिशे बरको सुहाब पैदा कर, अजल भी काप उठे वो शबाब पैदा कर, तू इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो खुद इनकलाब पैदा कर। शायद इसी शेर से मुतासिर होकर एक मुस्तकबिल के बहुत बड़े इनकलाब की और एक बहुत बड़ी इनकलाबी लहर की जो है तो इब्तिदा आपने की है, और इसको लेकर 24 घंटे चल रहे हैं, 24 घंटे चल रहे हैं। रात में 1 बजे सोने के बाद में सुबह में फजर में उठकर व्हाट्सएप चालू हो जाता है कि मैं क्या शेयर कर सकता हूं, क्या मैं दे सकता हूं, क्या मैं पहुंचा सकता हूं। और आज के पहले सेशन में भी MMNF को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन के सामने पेश किया है, और मुसलमानों के माइनॉरिटीज के प्रॉब्लम्स को भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से सामने रिप्रेजेंट किया है। और इस प्रोग्राम के 50% से बड़े मकसद को आपने पहले सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब कर दिया है। मैं बहुत ही खुलूस के साथ में आवाज़ देता हूँ MMNF के फाउंडर प्रेसिडेंट जनाब जाकिर हुसैन सिकलवर साहब को कि वो यहाँ आए और MMNF के मकासद पर, विजन मिशन पर और उसके क्या काम चल रहे हैं या और कुछ किस तरीके से हम काम को कर सकते हैं उस पर अपनी बात रखें। जनाब जाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ऐतिहासिक विदर्भ स्तरीय माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस के आज के सदर मुफ्ती साहब, और ये कॉन्फ्रेंस की 15 दिन में तैयारी करके बहुत कामयाब करने वाली सब पूरी अकोला MMNF की टीम और सभी आप हजरात और हमारी दावत पर आए हुए सभी मेहमानात, शेख साहब है, जुबैर साहब है, दातार साहब है, मेरे साथी इरफान भाई है, इन सब का मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी हम लोग सब दिन भर सुबह से बिजी बैठे हैं, काम में लगे, सुन रहे हैं। अभी ये वक्त थोड़ा सा थकान वाला भी आया है, लेकिन हमें अगर कुछ करना है तो जागना ही पड़ेगा। मेरे बहुत बार पोस्ट में रहता है जागो उठो जागो, ऐसा हम बार बार कहते हैं, और ये जागने का ही वक्त है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा और एक थोड़ा घंटा भर आप बर्दाश्त करें। इंशाल्लाह कुछ अच्छी चीजें हमें लेके जाना है और वो चीजों को लेके जाकर हमें होमवर्क भी करना है, नहीं तो इधर से सुन लिया उधर छोड़ दिया, ऐसा ना करें। अभी MMNF के बारे में सुबह में हम लोगों ने जो प्रशासकीय काम किया उसके बारे में मैंने कहा, और बहुत सारे 2-3 दिन से मैं घूम रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को जानकारी भी है। और हमारे जो टीम है अकोला की टीम, सब रफीक सर, नदीम सर, इन्होंने MDC के बारे में भी बहुत सारी बातें आधे से ज़्यादा लोगों को मालूम है। अभी इरफान सर ने भी MDC के बारे में बात कहा है, और MDC के बारे में मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप 5 लोगों का भी ग्रुप हो, 10 लोगों का हो, 100 लोगों का हो, अगर तुम्हें MDC के बारे में कभी मालूमात चाहिए तो वेबिनार के लिए आगाज कीजिए। हमारे इरफान भाई हम रात के टाइम में, इवनिंग के टाइम में हम लोग वेबिनार से जितनी चाहे उतनी मालूमात दे सकते हैं। अभी मैं निकल रहा हूं कि मैं हमारा MMNF का जो अपना हम लोगों ने मिशन विजन बनाया है, क्योंकि कोई भी हम काम जब करना चाहते हैं, अगर हमारे सामने कोई विजन मिशन नहीं है, यानी बिना वजह हम लोग कुछ चले तो उसमें कुछ फायदा नहीं होता है। अगर हम लोग कुछ तो टारगेट रख के चलेंगे, विजन मिशन बना के चलेंगे, तो इंशाल्लाह हम लोग कहाँ है और कहाँ चले गए और कहाँ रुके इसका भी जायजा ले सकते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो विजन में बेसिक है अपना सामाजिक कार्यकर्ता है जो कि खिदमती काम करता है, लेकिन NGO नहीं है, और सामाजिक कार्यकर्ता NGO है। इनके लिए एक राज्य स्तरीय फोरम, एक राज्य स्तरीय प्लेटफॉर्म बनाना और एक दूसरे को जोड़ने के साथ में हर एक की जो अच्छाई है, हर एक में अच्छाई है भी बुराई है, लेकिन बुराई को छोड़ देना है और अच्छाइयों को पकड़ के हम लोगों के एक नॉलेज टैंक बना है, जैसे कि वो नॉलेज टैंक से हमारे कोई भी मसले का हल वहां से निकल सकता है। और इंशाल्लाह ये काम हम लोगों ने 2 साल से शुरू किया है और अच्छी तरह से इसमें कामयाबी आ रही है। सब लोगों की दुआएं है और सब लोगों की मेहनत इसमें जरूर जाया हो रही है, इसलिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। अभी इसमें हमें क्या करना है कि बेसिकली सामाजिक सशक्तिकरण करना है। तो अभी रिटायर्ड लोगों का भी जिक्र हुआ, तो उनके नॉलेज का तो हमें जरूर फायदा लेना चाहिए, लेकिन कुछ उनके मसले भी रहते हैं तो ज्यादा वक्त काम नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए हम लोगों ने युवा जो है, हमारी युवा पीढ़ी है, जवान साथी है और महिलाएं हैं, इनको बहुत से प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को घर में थोड़ा वक्त भी मिलता है और वो अच्छे तरह से ध्यान रख सकती है। और जो कमाने वाला बड़ा आदमी है
वो उसके यहाँ कारोबार इसमें मशगूल रहते हैं, इसलिए हमें युवा और महिलाओं पर उनको प्रेरित करके कुछ बातों में प्रशिक्षित भी करना है। विजन पॉइंट में और एक बात है कि हम लोगों को खिदमती काम करना है, तो सब बातों में एम पावर, जिसको मसल पावर भी लगते हैं और मनी पावर भी लगता है, तो बेसिक है मनी पावर, यानी कि पैसा चाहिए। तो पैसा हम लोग कहाँ से ला सकते हैं? बहुत बार ऐसा हुआ है कि एनजीओ खोला है, चंदे के लिए खोला है और खुद के गाड़ी के तेल के लिए खोला है, ऐसा भी हमारे ऊपर इल्जाम लग चुके हैं, हमारे बहुत साथी इसमें बर्बाद भी हो चुके हैं और ये इससे हमें बचना है। तो चंदे का सिलसिला, मैं चंदे को पहले से बिलीव नहीं करता। हमारे इरफान भाई, इरफान भाई का तो इसमें बहुत मुझे विरोध रहता है, सर कभी फी नहीं बोलने का, कभी चार्ज नहीं लगाने का। तो हम लोगों को बिना चंदे का भी काम करना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला उसका सोल्यूशन है गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट का फंड है। इसके अलावा CSR एक चीज होती है, सामाजिक प्रति जो जवाबदारी फंड बोलते हैं, जो बड़ी कंपनियां होती है जिनका करोड़ों में टर्नओवर होता है, उनका अगर 2 करोड़ के ऊपर का फायदा है तो उसमें से कुछ % उन्होंने सामाजिक कामों में लगाना है। इसमें से भी हजारों करोड़ रुपए का फायदा CSR से लोग उठाते हैं, लेकिन इसमें भी हमारी कौम बहुत पिछड़े इस पर है। उसमें हमें CSR में भी एक समन्वय रखकर अच्छे लोगों को जोड़कर इसका भी लाभ हमें उठाना है। और सबसे बात कहूं तो मैं, जैसा कि पहले सेशन में भी कहा कि हम लोग कितना जागरूक है। अभी भी इरफान मैंने हमारे पूछा कि हम लोगों को महिला मदद का लोन कितना है, तो बेसिक बातें जो है उसका हमें अवेयरनेस नहीं है और अवेयरनेस हमें होना चाहिए और उसके पर अमल भी होना चाहिए। और ये सब करने के लिए जो जिला स्तरीय कमेटी है उसमें फंड्स की तरतूद भी होती है और उनकी वो सरकारी लोगों की जिम्मेदारी भी है और उसको हमें साथ देना है। अगर हम लोग साथ नहीं देंगे, हम लोग नहीं पुकारेंगे, तो ये सब बातें हो नहीं सकती। इसलिए वो योजना जन जागृति भी महत्वपूर्ण है। और जो मैंने कहा कि नॉलेज टैंक जो है, तो नॉलेज टैंक से हम जुड़ते रहे और ऐसा ना हो कि हम लोग सिर्फ उधर से ले, हम भी कुछ उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि अनपढ़ आदमी से भी बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा लिखा है आदमी बोल सकता है, लेकिन हम लोग इसके लिए ऐसा सोचते हैं कि कभी कभी अनपढ़ आदमी है, कुछ लोग बातें करने में या बोलने में यानी शर्माते हैं कि कैसा बोलिए, अच्छा है नहीं है। तो हम लोग सोचते हैं कि तुम लिखना सीखो, बोलना सीखो। ये सब विजनरी पॉइंट्स है। लेकिन मिशन पॉइंट्स में अपना पहला मिशन था माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर, उस पर बहुत सारी रोशनी डाली है। तो ये हमें हर तालुका लेवल में एटलीस्ट एक शुरू होना चाहिए। जो तहसीलदार ऑफिस है, पंचायत समिति, इसको पैरेलली हमें चलना है। और दूसरा अपना कंसेप्ट है वो है CDC यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर। कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर हमें हर मोहल्ले में एक खोलना है, हर मोहल्ले में, हर मस्जिद के बराबर हमें उसको साथ में रखकर दिन के साथ में ये बाकी हमारे जो काम है इसको भी इसमें अंजाम देना है। इस पर मैं थोड़ा सा रोशनी बोलूंगी। मस्जिद नबी वाला जो मुफ्ती साहब जो है वो हमें समझ के लेना चाहिए क्या था मस्जिद नबी, और हम लोग हर मसाइल का हमारे दिन के साथ, अल्लाह के साथ, दुआ के साथ में हम लोगों को उसको उठाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें कामयाबी मिलेगी। और वो CDC में हमें हर एक घर का डाटा करना है। MDC में क्या होता है कि MDC में हमारे पास जितने बेनिफिशियरी आते हैं उनका डाटा आता है, लेकिन CDC में हमारे पास हर घर का डाटा करना है। समझो एक मस्जिद के अतराफ में 100 घर है, तो रोज 2 बच्चे 2 युवा अगर उसमें काम में लगे तो 1-2 महीने के अंदर पूरा मोहल्ले का डाटा उसमें आ सकता है। और ऐसा नहीं कि उसमें हम सिर्फ हमारे लोगों का, मोहल्ले में गैर भी है तो उनका भी डाटा रखे, क्योंकि उनके में भी अच्छाई है क्या है, बुराई क्या है, और उनके भी मसले कुछ हम लोगों ने हल किए, तो वहां हमारा जो भाईचारा बनता है वो भाईचारे से बहुत सारा काम बन सकता है। अभी ये डाटा बनने के बाद इसको डाटा को करेंगे क्या, तो इसके लिए तीसरा मिशन पॉइंट अप्लाई डाटा सेंटर एंड प्लानिंग सेल। देखो कोई भी हमारे पास जानकारी हासिल हुई तो उसके ऊपर हम लोगों ने प्लानिंग लगाना भी बहुत जरूरी है। अभी पूरा तुम सेंट्रल गवर्नमेंट से छोटा गांव तक भी जाएंगे तो हर एक का बजट होता है, हर एक का प्लानिंग होता है। तो हम लोगों ने हमारे एनजीओ का भी प्लानिंग चाहिए। तो एनजीओ का प्लानिंग अगर है हमारे साथ में, तो एनजीओ कहाँ काम करेगी, कौन से हेड टॉपिक पर काम करेगी, ये हम लोग किसको बोल सकते हैं। किसी की हर एक एनजीओ का अलग अलग काम है, तो कौन से एनजीओ को कौन सा काम दे, कौन से गांव में पहले काम करना चाहिए। जैसा कि सर बोलते थे, हम कल परसों में मैं देखा कि विदर्भ हमारा बहुत मागास है, ऐसा है, तो मैं तो बोला विदर्भ भी मागास है, हमारे इधर भी मागास है, पूरा देश मागास है। तो हमें कहाँ करना, लेकिन स्पेसिफिक हम लोग नहीं बता सकते कि विदर्भ के समझो 6 जिले, इसमें का पर्टिकुलर कौन सा जिले में डेप्थ
यानी कि हमारा खराबी है, हमें वहां ज्यादा काम करने की जरूरत है। जैसे शेख साहब ने मुझे बताया कि शेख साहब वाशिम जिले का उनको एक्सपीरियंस था, तो वाशिम में स्पेसिफिकली ध्यान देना चाहिए। तो ये डाटा हम लोग हमारे कब सामने आएगा, तो ये हम लोगों ने डाटा हमारे पास बनना चाहिए और उसका प्लानिंग भी बनना चाहिए, और ये सब हम लोग स्टेट लेवल पर करना चाहते हैं। इसके लिए एक बहुत सा अच्छी वेबसाइट, उसका ऑनलाइन से सर्वे फॉर्म, जैसे कि मोबाइल से भी आप सर्वे कर सकेंगे, बच्चों को कागज पेन लेने की कुछ जरूरत नहीं है, चलते फिरते कोई भी उसमें सर्वे हो यानी कि ऑनलाइन डाटा डाल सकता है, और वो डाटा सेंटर में आएगा, और सेंटर में वहां फिर इकोनॉमिस्ट बैठेंगे, डेवलपमेंट के लोग बैठेंगे, अच्छे अच्छे जो नॉलेज स्टैंड से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कुछ अच्छे टीम उनका इंटरेस्ट है, उनको काम देके हम लोग हर गांव का प्लानिंग बनाएंगे, हर मोहल्ले का प्लानिंग बना सकते हैं, और उसी तरह उसकी सपोर्ट सिस्टम खड़ी कर सकते हैं। ये डाटा सेंटर का बहुत बड़ा काम है। ये डाटा सेंटर में हम लोग 24/7 यानी कि 24 घंटा कॉल सिस्टम का भी इंतजाम करना है, ताकि हम लोगों को किसी को भी कोई भी परेशानी आती है, जैसा 108 है, फायर का 100 है, पुलिस का कुछ नंबर है, ऐसे हम लोग भी एक खिदमती कामों का एक कॉल सेंटर हम लोग बनाएंगे, उसके जरिए हम बहुत सारे मसले हल कर सकते हैं। अभी इसका दूसरा भी एक फायदा ऐसा होने वाला है कि जैसा हम लोगों ने कहा कि हमारे योजनाओं में 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए के इनकम की लिमिट है, दूसरे इसमें 8 लाख की है। योजना बदलनी चाहिए कब, तो ये योजना बदलने का भी हमारे पास डाटा रहेगा कि हमारे 100 लोग इसके यानी कि जरूरतमंद है, और योजना की वजह से सिर्फ 20 लोगों को फायदा मिल रहा है, तो 80 लोग हमारे बेनिफिट नहीं उठा सकते। ये डाटा हमारे सामने आना चाहिए, तो हम लोग वो डाटा दिखाने के बाद उसको स्कीम को बदल सकते हैं। हमारे पास डाटा ही नहीं है तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, कितने लोग प्यासे, कितने लोग भूखे हैं, इसका अकाउंट हमारे पास चाहिए, तो ही फिर उसको फीडिंग कितना करना चाहिए, उसका बाय प्रोडक्ट्स कितना, पीछे से प्रोडक्शन कितना लाना चाहिए, ये सब प्लानिंग हो सकता है। बहुत अहम मिशन है। इस पर ये 3 मिशन हम लोगों को पहले जो है ना, ये हमारे करीबन फाउंडर मिशन से, ये फाउंडर पिलर से हमारे ये 3 मिशन पर हर एनजीओ ने काम इस पर करना है। और दूसरी बात, ये डाटा सेंटर में एक बहुत जरूरी बात है, हम लोग बहुत बार गरुड़ यानी कि उस पर तवज्जो नहीं करते कि हमारा एनजीओ हम लोगों ने चैरिटी में रजिस्टर करने के बाद वो सोसाइटी में किया, ट्रस्ट में किया, उसके बाद में हम लोगों ने उसका टेले लिया, एटीजी नहीं लिया, एफसीआरए लिया नहीं, दर्पण में पोर्टल रजिस्टर्ड किया, सालाना उसका ऑडिट होता है नहीं, रिपोर्टिंग होता है नहीं, बहुत चीजें, अकाउंटेबिलिटी है, उसमें टैक्सेशन कैसे बचाना है, और सभी काम जो है वो कानून करने से बहुत फायदे होते हैं। अभी एक मसला मेरे सामने आया कि गए महीने में एक एनजीओ को 1.5 लाख रुपए का CSR देना था, इंग्लिश स्पीकिंग पर देना था, तो पूना के अंदर देना था, तो पूना के सभी एनजीओ का अपना ग्रुप है, उसमें मैंने डाला तो सिर्फ 2 एनजीओ हमें मिले जिसके पास एटीजी है। पूना शहर की इतनी आने के शर्म आती है हमें कि हमारे पास एटीजी नहीं है। पूना शहर तो बड़ा है और अपडेटेड है, और वो एक एनजीओ के पास शेख साहब बोलने का मुझे अभी भी हंसी आती है। किसी को पूछता हो तो सर क्या बोलते हो, एक एनजीओ के पास वो बोलते एटीजी हमारे पास है लेकिन टोले नहीं है। अब मैं फिर किसी को पूछने जाता हूँ, समझो उधर शेख साहब को पूछने जाता हूँ, समझते ऐसे अभी भी बोले नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, टेले मिले बिना एटीजी मिलता ही नहीं। तो वो तो ट्रस्ट है ना, करीबन 25 साल पुराना ट्रस्ट है, काम उनका बहुत अच्छा है, तंजीम वालिदैन नाम भी मैं बोलता हूं उनको। लेकिन देखो एक कुछ कम पढ़े लिखे लोगों ने वो सब ट्रस्ट बनाया, कौन बोलता है वैसा काम करते गया। मैं उनको कल भी उनका फोन आया, सर बोले हमारा वो 1.5 लाख का फंड का क्या हुआ। मैं बोला टोले चाहिए, वो टोले नहीं है, वो मुझे पागलपन समझ रहे कि टोले हमारे पास नहीं है। तो मैं बोला तुम्हारा टोले गुम गया है, वो उसको ढूंढो किधर है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन इसका भी जरूरी काम है। तो हमें ये पता पहले से चलेगा ये डाटा सेंटर से कौन से एनजीओ एलिजिबल है और किसको पैसा देना चाहिए। इसमें हम लोग एनजीओ का रैंकिंग भी बनाएंगे, एनजीओ का परफॉर्मेंस भी देखेंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट काम करने वाले लोगों को ही काम मिलेगा। देखो कामयाबी जो है ना वो अच्छे नियत से करेंगे तो कामयाबी है। तो उसमें वो डाटा सेंटर जो है ना, ये 3 हमारे महत्वपूर्ण विषय है। बाकी जो हमारे मिशन पॉइंट्स है इसमें सेंटर फॉर सोशल एंड एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जैसे कि सामाजिक काम करना है। तो अभी क्या होता है कि दूसरे गांव में किसी ने रोटी बैंक खोल दिया कि हम लोगों ने भी रोटी बैंक खोल दिया, किसी ने कपड़ा खोल दिया हम लोग वही, किसी ने मेडिकल पर गया। अब नया कुछ तो इनोवेटिव खिदमत भी हो सकती है ना, तो वो भी करने की जरूरत है। जैसे कि ब्लाइंड पर काम, अंधे लोगों पर कितना काम होता है। एक पूना में मुफ्ती साहब एक मदरसा है मुफ्ती नईम बोल के, उनके पास वो मदरसा अंधे बहरे बच्चे पर काम करता है और वहां अंधा बच्चा कुरान हिफ्ज होता है। तो हम लोग दीनी कामों में भी हम लोग क्यों नहीं टच करते।
वो क्या सिर्फ दिन जिन्होंने वो किए उन्होंने करना है, हम लोग भी उनको सपोर्ट सिस्टम में आ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे इनोवेटिव काम हम लोगों ने करना चाहिए। और भी एक कहूंगा तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर दूंगा, एक एनजीओ है, महिला चलाती है, अपाइज है, वो 150 अपाइज को संभालती है और वो एनजीओ को फंडिंग भी इतनी आती है, किसी को मांगने जाते नहीं है, बहुत बड़ी फंडिंग है उनके पास। 2 करोड़ का कॉर्पस फंड यानी कि स्टॉक फंड है और रोजाना 1 टन कैशू का काजू का प्रोसेस करते हैं, उनको कोई चंदे की जरूरत नहीं है। तो ऐसे हम लोगों को सोशल रिसर्च प्रोजेक्ट, हम लोग खिदमत में भी रिसर्च हो सकता है, ये ढूंढने की जरूरत है। अभी कोई तो ये ऐसे नतीजे आगे सामने आ सकते। दूसरी बात हमारा एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है। मैं बहुत बार आधे लोग सुन चुके हैं, फिर भी मैं फिर से कहता हूं कि जो सिलेबस बनता है, फिर मराठी मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कुछ लोग सीबीएसई से जा रहे हैं, लेकिन हमारे ही कम्युनिटी के बच्चों को कौन सा सिलेबस हजम होने वाला है, उनकी क्या काबिलियत रखते हैं, क्या इंटेलिजेंस उनका है, जैसे कि बुद्धि उनकी लेवल कितनी चलती है, उनके घर में बाद में उनका 1 घंटा कोई स्टडी लेने वाला है क्या नहीं, ये सब बातें देखते हुए हमारी जबान में उसके समझाने वाली सिस्टम है क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए हम लोगों ने नया सिलेबस, एक पैरेलल सिलेबस या एडिशनल ट्यूशन वाला सिलेबस बनाने की जरूरत है। उसके जरिए हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। जैसे कि मेरी बात बहुत सारे हमारे टीचर हजरात है, रफीक सर है और टीचर हजरात, हमने टीचर्स के भी मैं बहुत सारे अपने थिंक टैंक में उनसे बात करते रहता हूँ, तो ये इसमें सामने आ रहा है। जैसे कि मराठी भाषा के बारे में भी आज भी एक शख्स है अपने यहाँ पर, ऐसे सर की भी हम लोग दौरे में थे, तो मराठी भाषा का एक हमारा नहीं है हमारे उर्दू मीडियम के इसमें, लेकिन हम लोगों को वहाँ फिक्र करने की जरूरत है, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस जाके भी हमें कुछ बातें नए से बनाना चाहिए। हमारा अगला दूसरा और एक मिशन है एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोले तो एमपीएससी यूपीएससी इतना ही थोड़ा बहुत मालूम रहता है, लेकिन अभी उसके नीचे तक आएंगे तो नीट है, सीईटी है, हर एक लाइन कोई भी तुमको जाना है किधर भी तो कंपटीशन है। दूसरी तीसरी कक्षा से भी जाएंगे तो एमटीएस एनटीएस रिसर्च है, नहीं तो कुछ करियर के लिए या बच्चों की तरबियत के लिए भी कंपटीशन फर्स्ट स्टैंडर्ड से लगाने की जरूरत है। पहले देखो, पहले जब हम लोग बचपन में थे, पहली क्लास को भी पढ़ाई यानी कि एग्जाम होती थी तो बच्चा वहां पहली को भी फेल होता था। अभी ये 8-10 सालों में 10वीं तक उसको नापास करना ही नहीं है, तो उसका पूरा सिस्टम खराब होता है। लेकिन हम लोग हमारे इंस्टीट्यूशन में ऐसा कुछ बनाए और उसका भी हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लेकिन दूसरी तीसरी कक्षा से लेकर हम लोगों को पीएचडी तक जाना चाहिए। और अब भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कितने सोर्सेस अवेलेबल है, जैसे कि मौलाना शिकौनी योजना का सर ने जिक्र किया, वो खड़से साहब आए थे, उन्होंने भी, कलेक्टर साहब ने, उन्होंने भी जिक्र किया। लेकिन हम हज कमेटी का भी यूपीएससी का हमें मालूम है, और जकात फाउंडेशन का भी है, और भी आजमल फाउंडेशन भी है, और कितने कितने इंडिया में हमारे कम से हम लोग हमारे लिए देने वाले कौन है और ओपन के लिए देने वाले कौन है, कितने ट्रेनिंग सेंटर्स है, इसका जायजा हमें ढूंढना चाहिए। अगर नहीं है तो उनके साथ में हम लोगों को कोलैबोरेशन करके कुछ डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑनलाइन क्लासेस का इंतजाम करने की बहुत जरूरत है। दूसरी बात, गवर्नमेंट के भी प्री आईएएस ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, वहां पर हमारे बच्चे अप्लाई नहीं करते। पुणे में भी यशोदा नाम का ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर भी हमारे बच्चे अप्लाई नहीं करते। ये सब सुविधा हमारे कहाँ कहाँ क्या मिलता है, ये डाटा देने वाला, यानी कि जैसा कि हमें क्या चाहिए तो वो हमारे एमडीसी में आएगा तो उसको पूरा डाटा वहां से सब, यानी कि इंफॉर्मेशन चाहे वो मिल सकती है। इसके लिए एक सेक्टर है एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसमें बहुत सारे सब कॉम्पिटिशन्स का हम लोगों को जायजा तैयार करना है। आगे की बात है वो ह्यूमन राइट्स एंड लीगल फोरम, जो लोगों ने कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन की एक पायरी चढ़ी है उसको ये सेक्शन का महत्व मालूम होगा, क्योंकि ह्यूमन राइट्स यानी कि बहुत बार सुना है हम लोगों ने, ह्यूमन राइट है, मानव अधिकार है, वो क्या होता है, हमारे लिए क्या फायदा है। जहां मानव है तो हम मानव है, इसके लिए अधिकार है। तो ये कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी मानव अधिकार के कुछ फायदे होते हैं, तो वो सब तफसील से यहाँ इतनी बता नहीं सकता है। तो उसके ऊपर भी हम लोग लॉयर्स लोगों की एक टीम बनाए, जुबेर सर वो टीम में काम करते हैं। करीबन महाराष्ट्र के 200-250 लॉयर्स लोगों की हम लोगों ने एक साथ टीम रखी है। दूसरी बात, मैं ऐसे सोचता हूँ कि कोर्ट कचहरी करने में हमारे मुसलमान पहले से पिछड़े हैं, पैसा नहीं है तो कोर्ट कचहरी में फिर हमारा जाते नहीं है, तो फिर बड़ा आदमी जो है, बड़े मच्छी छोटे मच्छी को कैसे खाती है, ऐसा
हम लोगों को भी बहुत बड़े बड़े खा जाते हैं, लेकिन हमें इसके ऊपर कुछ करना है तो भी बिना पैसे के भी हम लोग कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं, तो उसके लिए भी कुछ सिस्टम तालुका विधि प्राधिकरण जैसे सिस्टम होती है, या फिर हमारे साथ में हमारे दीन के हिसाब से शरिया सिस्टम है, दारुल कज़ा है, क्यों ना हम लोग इसमें नहीं जाते। लेकिन उसके बारे में भी हमें उन लोगों को दारुल कज़ा जो चलाने वाले लोग उनको भी साथ देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि हमारा ऐसा सोच है जनाब कि जो शरिया सिस्टम है, दारुल कज़ा वाली सिस्टम है और इंडियन लॉ वाली सिस्टम है, इनको जोड़ के, यानी हमारे मुफ्ती साहब भी बैठेंगे और वकील साहब भी बैठेंगे और उसको मसला हल करेंगे, जल्दी से हल हो सकता। वो दोनों साथ में ही रहेंगे, नहीं तो फिर वो क्या बोलेंगे कौन सा भारी है कौन सा हल्का है, इसमें ये उलझनों में और टाइम जाता है। तो दोनों को साथ में ही रखेंगे। तो ऐसे कुछ हम लोग हमारे लीगल के एक्सपर्ट्स हम लोग तैयार करके अपने कम्युनिटी का कैसा खर्चा बचेगा, क्योंकि पैसा कमाने के बजाय मैं सोचता हूँ कि खर्चा बचाने वाले भी सिस्टम पर हमको ध्यान रखना चाहिए। आगे का अपना उन्होंने स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, अभी स्किल के बारे में बहुत सब जगह चर्चा होती है कि हुनर पढ़ना चाहिए, हुनर सिखाना चाहिए, स्किल के कोर्सेस है, ये है वो है, लेकिन सरकारी कोर्सेज का लाभ कितना मिलता है। अभी दातार साहब ने जिक्र किया कि अपने वाले है ना शॉर्टकट मारते हैं, बहुत बोलते हैं कि 5-10 हज़ार लो सर्टिफिकेट दो, हमें क्या नई कोर्स करने का है, वो पैसा बचना चाहिए ऐसा भी। लेकिन हमारे साथ हमारे पास कुछ कोर्सेस ऐसे हो कि उसका फीस ऐसी मापक हो, बहुत कम हो। ऐसे भी कुछ एडवांस कोर्सेस है, जैसे कि मैं कहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसके तहत एक डिप्लोमा इन बेसिक रूरल टेक्नोलॉजी नाम का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है। वो ऐसा यानी कि उसके लिए सैंक्शंस भी मिल जाता है, लेकिन उसमें जो ग्रामीण कामगार, बेसिक रूरल यानी ग्रामीण कामगार हमें खड़ा करना है, तो गांव में रहने वाला मजदूर कौन से लाइन का होता है, वो होता है गौंडी भी होता है, वो सेंटरिंग वाला भी होता है, वो कारपेंटर सुतार भी होता है, वो मिस्त्री भी होता है, वो इलेक्ट्रिशियन भी होता है, वो खेत करने वाला भी होता है, छेली पालने वाला भी होता है, और कुछ खाना बनाने वाला कुक भी होता है, यानी इवेंट वाला भी होता है। तो हर तरह की हुनर एक ही आदमी में कैसे आए, ऐसे भी कुछ हमें स्किल में इंस्टीट्यूट्स खड़े करने चाहिए, या फिर पारदर्शक एजुकेशन यानी कि सचमुच सीखने वाली सिस्टम, नेक लोगों की सिस्टम हमें कुछ बनाना चाहिए। और ये सबको पकड़ के एक स्किल यूनिवर्सिटी, अभी कुछ कंट्रीज बाहर के कंट्रीज में स्किल यूनिवर्सिटी भी आ रही है, सेपरेट उसके लिए स्किल्स का यूनिवर्सिटी है। इंडिया में भी कुछ जगह पर बन रही है, हमें भी इसको छोटे छोटे इंस्टीट्यूट को जोड़ के एक स्किल इंस्टीट्यूट करना चाहिए। इसमें भी हम लोगों ने जानकारी नॉलेज टैंक में हमारी आई है कि कितने कोर्सेज, समझो ITI में हमें जाना है तो कितने ITI के कोर्सेज है, तो समझो हम लोग कोई भी आंकड़ा बताएंगे, बोलेंगे कि सर एक 20-22 कोर्सेज होंगे ITI के, वोकेशनल के सर दातार सर यहाँ काम करते हैं, वोकेशनल के कितने कोर्सेज रहेंगे, 100-150 कोर्सेज वोकेशनल के रहेंगे। लेकिन स्किल के कोर्सेज अगर गिने जाएंगे तो 1000 के ऊपर कोर्सेज की हम लोग छोटे छोटे अलग अलग सेक्टर्स बना सकते हैं, और एक कोर्स लेके भी वो बच्चे का फायदा हो सकता है और ज्यादा कोर्सेज भी लेके वो जा सकता है। तो ये स्किल का यानी कि ओपन प्लेटफॉर्म है, जैसा कि ओपन स्कूलिंग है, यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ हो, NIOS हो, ऐसे हमें अटैच करके हमारा एक स्किल का सेटअप अच्छा सा बनाना चाहिए। आगे का हमारा जो अपना एक मिशन पॉइंट, बहुत बढ़िया मिशन पॉइंट है। जैसे कि मैं खुद इंजीनियर हूँ और बहुत सारा मुझे इंजीनियरिंग का जो 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, इसके ध्यान रखते हुए मैं ऐसे सोचता हूँ कि बिजनेस स्कूल, टेक्निकल एजुकेशनल एंड रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर, यानी कि हमारा जो एजुकेशन है अभी का, मैंने पहले उन्वान में एजुकेशनल रिसर्च सेंटर की बात की थी, लेकिन उसके आगे जाकर भी हमारे बच्चे जो है 1st-2nd स्टैंडर्ड से टेक्निकल पढ़ाई कैसे करे, बिजनेस उनको कैसे सीखे। बहुत सारा होता है कि वो MCOM पढ़ा है, कॉमर्स से भी MCOM है, लेकिन उसको बिजनेस का नॉलेज नहीं होता है। हालांकि हमारी कौम में तिजारत का बहुत अच्छा हुनर बिना सीखे भी अल्लाह ताला ने हमारे में मौजूद रखा है। तो इतना बिना सीखे हम लोग कर सकते हैं, तो सीखने के बाद क्या कर सकेंगे। तो इसलिए ये टेक्नोबीज नाम का एक स्कूल का सिलेबस का सिस्टम हमें बनाना है, और वो ऐसे स्कूल्स एटलीस्ट हर जिले में एक निवासी स्कूल हो, और वहां से हम लोगों को चुन के, मैं बोलता हूँ चुन के मेरिटेड, एक क्लास में 30 बच्चे, यानी 1st स्टैंडर्ड से लेकर 10 तक 300 बच्चों का एक वहाँ रेसिडेंशियल स्कूल हर जिले में होना चाहिए, और वो सब हम सब NGO ने मिलकर, जिले के लोगों ने मिलकर उसको बनाना चाहिए।
तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मेरिटेड बच्चे इसमें से बाहर निकलेंगे, क्रीम बच्चे बाहर निकलेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा जो ड्रॉप आउट रेट है उसको रोकने के लिए भी कुछ एनजीओ काम कर रहे हैं अलग से, तो उसमें वैसा भी एक सिस्टम हो जाएगा कि कुछ बच्चे हैं तो अच्छे बच्चे उनको सिखा सकेंगे, अच्छे लोगों के साथ संगत हमारी रहेंगी तो भी हम लोग जैसा सुधरते, ऐसा मेरिटेड बच्चों के साथ में छोटे कमजोर बच्चे भी रहेंगे तो भी एक अलग से एक कोर्स बन सकता है। अभी आगे का उन्होंने हमारा बिजनेस डेवलपमेंट फोरम यानी तिजारत कारोबार, आज हम लोग डिप्लोमा हो गए, डॉक्टर हो गए, हमें बड़ा दवाखाना डालना है, बड़ी इंडस्ट्री डालना है, तो लोन की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो हम लोग अच्छा कारोबार नहीं कर सकते। तो इसके लिए गवर्नमेंट में क्या क्या सुविधा है, या फिर हम लोगों के पास बिलासुदी फाइनेंस वाले कितने हैं। अभी बिलासुदी वाले माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट, हम लोग अभी काम करते तो देख रहे हैं कि करीबन अच्छी तरह से बिलासुदी पर भी सिस्टम बन रहा है, लेकिन 5-10 हजार रुपए देने में, 25 हजार रुपए में देने में काम बनता है क्या? तो इसको भी बड़े पैमाने पर हम लोग कैसे करेंगे, जो मेमन बिरादरी में मुसलमानों में हो रहा है, लेकिन वो सब के लिए होना चाहिए। ऐसा हमें एक बिजनेस डेवलपमेंट पर भी प्लेटफॉर्म बैंकिंग का भी शुरू करना है। उसके साथ में मैं कहूंगा कि अभी 2-3 लोगों ने, दातार साहब ने वगैरह बोले कि शक्ल बनाने वाले शिकलगार, तो हमारा बेसिकली हमारे शिकलगार उनका, हमारा जो पारंपरिक जो बिजनेस है वो धार लगाने का है, तो वो हमें अपनाना ही चाहिए। सब लोगों ने शिकलगार बनना चाहिए, क्योंकि हमें जो नॉलेज मिला है वो नॉलेज के ऊपर धूल पड़ती है, वो धूल हमने साफ नहीं करेंगे तो उसमें बरकत कैसे आएंगी। तो ये बिजनेस में होता है। हम लोग, मैंने इंजीनियर होते हुए जब फिरता हूँ, मैं करीबन आधा महाराष्ट्र घुमा हूँ, ज्यादा इधर मराठवाड़ा मेरा आना नहीं हुआ, लेकिन कोकण, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र मैं घुमा हूँ बहुत। तो बाकी मैंने बाकी जमातों के ऐसे बिजनेस फोरम्स देखा है मैंने। आज तक हम लोगों ने मुसलमानों का बिजनेस, मुस्लिम बिजनेस क्लब, मुसलमान उद्योग, समझो टिप्पू सुल्तान उद्योजक क्लब, ऐसा कुछ नाम कभी सुना है क्या? मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहीं ना कहीं दिख रहा है, लेकिन मेरी नॉलेज में, मैं 5 साल से मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ढूंढता हूं, तो 2-3 मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स बने और बंद भी हुए, और अभी पुणे से एक शुरू हुआ है और भी जगह पर शुरू हो रहा है। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि बड़ा मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे तक आए ना आए, हम लोग हमारे जो एमडीसीज है उसमें जो हम लोग बिजनेस सपोर्ट सिस्टम उधर से डेवलपमेंट के ट्रेनिंग सेमिनार्स सब डाटा जैसे एमडीसी को सब जैसा रेडी रेकनर दे रहे, ऐसा हमारे नॉलेज टीम से रेडी रेकनर हम लोग बिजनेस ट्रेनिंग में भी देंगे। और ये बिजनेस के लिए हमारा कैसा बिजनेस बढ़ेगा, समझो कोरोना आया, क्या आया, तो हमारे बिजनेस स्विच करने का भी हमें होना चाहिए। हालांकि आज तक देखेंगे बिजनेस कौन सा हमारी कम्युनिटी के हाथ में है, एक भी बिजनेस हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। हम लोग सोचेंगे कि कम से कम चिकन मटन वाला तो बिजनेस हमारे हाथ में चाहिए, लेकिन वो भी बिजनेस हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ इसमें आगे है, बिजनेस में नहीं है। तो वो माफ करो मैं थोड़ा बोल देता, लेकिन हर सेक्टर में, कपड़े का सेक्टर में हम आगे चाहिए। अभी यहाँ देखा तो हम लोग से कॉटन सिटी है हमारा, अकोला हमारा है ना, लेकिन कॉटन के हमारे मुसलमानों के बड़े कारखाने कितने हैं, कपड़ा बनाने वाले मुसलमानों के कारखाने कितने। इधर से कॉटन हमारे इधर इचलकरंजी में जाएगा, मालेगांव में जाएगा, वहां मालिक दूसरा है और उसकी जरूरत है, हमारी जरूरत है, हमें कपड़े जल्दी बेचना है, आने वाले माल में हम लोग उसको कम ज्यादा पैसे में दे देते, लेकिन क्यों ना प्रोडक्शन टू यानी कि फिनिश गुड्स हमारी सिस्टम हो जाए, इसके लिए हमें एक फोर्स करना चाहिए और हमारे हर एक जरूरतमंद को बिजनेस में सपोर्ट होना चाहिए। आगे का उन्होंने हेल्थ केयर एंड पैरामेडिकल सेंटर, अभी देखो हेल्थ का भी बहुत जरूरी है, यानी कि बोला जाता है कि तबीयत जो है ना वो असल संपत्ति है हमारी। पैसा हमारे पास बहुत है और तबीयत हमारी अच्छी नहीं है तो भी काम नहीं है, हमारी सेहत अच्छी चाहिए। और आजकल देखा जाएगा, इस पर मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि ये तो फील्ड, कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जिसको बीमारी ने पकड़ा नहीं है। आज एक भी बंदा यहाँ बैठा हुआ नहीं बोल सकता कि मैंने कोई गोली नहीं खाई है, मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लिया। हर एक बंदे को मेडिकल से वो यानी कि उसको नजदीक से गया है, वो पहचानता है। तो मेडिकल फील्ड में भी हमारा कितना पैसा जाता है, डॉक्टर लोग बुरा मत मानो, तुम्हारे इनकम पर मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उनके तरफ हमारे से दवाखाने में या मेडिकल में जाने वाला पैसा अगर हम लोग बचाएंगे तो हम लोग बाकी बिजनेस में जोड़ सकते हैं, बाकी हमारी तिजारत में समझो खिदमती कामों में जोड़ सकते हैं। हमारे जेब में पैसा है तो ही जोड़ेंगे, नहीं तो पैसा जोड़ नहीं सकते ना। तो ये भी हमें हेल्थ के बारे में देना चाहिए। जैसे कि मैं जिक्र बार बार करता हूं, क्योंकि मैं जिस नगर पालिका में कंसल्टिंग इंजीनियर का काम करता, वहां पर हमारे नगर पालिका में हर साल एक माता जननी सुरक्षा
शिक्षा अभियान गवर्नमेंट का ही है, वही वहाँ ये करते अमल में लाते, तो वहाँ जो अमल से रहने वाले माँ है उनको क्या खाना चाहिए, उन्होंने कैसे तरतीब रहना चाहिए, तो इसका वो किट देते, खाने का किट ही देते, वो किट देके और उनके ऊपर मॉनिटरिंग होता, नगर पालिका का एक महिला अधिकारी उसके ऊपर मॉनिटर करता, पीएससी का आरोग्य खाते के बाद भी मॉनिटर करता। इसकी वजह से वहां क्या होता कि बच्चे जो भी पैदा हो रहे ना वो 2.5 किलो के ऊपर के बच्चे पैदा होते, यानी सेहतमंद बच्चे पैदा होते, फिर वो नॉर्मल डिलीवरीज भी होते। आजकल हमें बोला जाता है कि मुसलमानों में एक किस्सा होता है, समझो अमल से वो डिलीवरी होती है, बोलते हैं डिलीवरी हो गई, हाँ हो गई ना, क्या हुआ, नहीं वो सीजर हुआ, क्या उसको पूछा बच्चा लड़का हो गया लड़की हुआ, तो बोलती क्या नहीं सीजर हुआ। तो सीजर होने का भी परसेंटेज हमारे में ज्यादा है, तो कुछ खिदमतगार बोलते हैं कि हमारे में डॉक्टर, लेडी डॉक्टर्स बनना चाहिए। सचमुच ये हमारी जरूरत है, हमारी ये हेल्थ केयर के हिसाब से जो हमारे महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, ये कैसे पैरामेडिकल मेडिकल फील्ड में ज्यादा से ज्यादा जाएंगे, दूसरे इसमें जाने के बजाय वो मेडिकल फील्ड में जाएंगे, तो हमारे जो भी फैमिली है, हमारी कौम की सेहत अच्छी रह सकती है। इस पर भी बहुत सारा एक सेशन पर 2-2, 3-3 घंटे का या दिन भर का वर्कशॉप भी हो सकता है। इंशाल्लाह हम लोग आगे चलकर वो करेंगे। अभी मैं आगे बात करूंगा वुमेन डेवलपमेंट सेंटर की। महिला सशक्तिकरण पर हर जगह पर बात होती रहती है, लेकिन असल में महिला सशक्तिकरण शासन की तरफ से हो या सामाजिक संस्थाओं की तरफ से हो, उसमें हमारे महिलाएं कितने शामिल होती है और कौन से महिलाओं को हमने उसमें शामिल करना चाहिए, कौन जरूरतमंद है कि कौन किसका हकदार है। तो ये डाटा हमारे पास जब आता है ना, तो वहां से हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं, कौन किसको मदद कर सकता है, कैसे मदद कर सकता है। हम लोगों ने अभी वुमेन एम्पावरमेंट का भी अपना ग्रुप है, यहाँ पर मौजूद है हमारे अमरावती के मैडम मौजूद है, जावेद अली सर भी है, तो और भी कुछ हजरात, जेंट्स हजरात भी हम लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप में लिए है। तो 3-4 महिलाएं हमारे साथ में है, उनका अगर हम लोग जायजा देखेंगे तो तीनों का मिलकर देखेंगे तो करीबन 1000 से ज्यादा महिलाओं को रोजाना का रोजगार दे रहे। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है ना, हमारे महिलाएं क्या कर रहे हैं उनको हम लोग लाके गाँव में वो करेंगे। और एक ट्रायल प्रोग्राम परसों 27 तारीख को मैंने कराड़ में अरेंज किया था हम लोगों ने, कराड़ वालों ने, लेकिन हम लोग कहीं स्टेज पर गए नहीं, कहीं प्रोग्राम में गए नहीं, हम लोगों ने सिर्फ गाइड किया, पूरा प्रोग्राम महिलाओं ने कंडक्ट किया। यानी कि वो भी हम लोगों को जो हमारे पर्दा वगैरह जो भी है जिसको जैसा पसंद आता है वो हिसाब से हमें समझो, वो हिसाब से हमें उनको भी डेवलपमेंट में या इसमें देना चाहिए। और एक छोटा सा मॉडल हम लोगों ने उसमें बारे में भी सोचा था कि हर एक गरीब हो या अमीर हो, हर एक के घर में खाने के लिए राशन लगता है, तो 2000 का तो मिनिमम लगता ही है, कौन सा भी गरीब भी हो। तो अगर 10 औरतें हमारे पास रहेंगी और 10 औरतों ने उनका 2-2 हजार रुपये इकट्ठा किया तो वो 20,000 रुपये हो जाएंगे। 20,000 में इकट्ठा सामान लाएंगे तो पैसा बचेगा, और वो पैसा बचने से यानी कि उनको डिस्काउंट में आएगा, और वो पैसा बचा के फिर वो कैपिटल बढ़ा सकते हैं, और कैपिटल बढ़ा के फिर 10 के 20, 30 ऐसा करके जो रेशन पानी का जो कारोबार है वो हमारी महिलाओं के हाथ में आएगा, और घर घर से रहेगा, उसमें जेंट्स लोगों का आने का बीच में सवाल ही नहीं आता। और उतना तो जो जानदार रहते हैं महिला, उतने तरतीब, हमें कुछ बनाने बोले बिरयानी तो हमें नहीं आएंगी, हम कुछ ना कुछ कम ज्यादा डालेंगे, लेकिन उनको बराबर प्रिपरेशन रहता। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट में भी हमें इसमें जोड़ना चाहिए। और कुछ बातों में इसमें एक KVIC है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ऐसा भी एक डिपार्टमेंट है, उसके जरिए भी ग्रामीण महिलाओं को बहुत सारा अच्छा सब्सिडाइज रोजगार मिल सकता है, सब्सिडाइज इंडस्ट्री लोन मिल सकता है। और फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, मावी यानी कि महिला आर्थिक विकास मंडल, और CSR में भी लाइवलीहुड नाम का एक डिपार्टमेंट रहता है। आजकल CSR में जो भी फंड्स आ रहे हैं वो लाइवलीहुड पर, यानी कि उपजीविका, यानी कि जो उसकी तरबियत होना चाहिए, खाने पीने का तो उसका मसला हल होना चाहिए गरीबों का, गुरबों का, तो उस पर वो लाइवलीहुड पर भी काम होता है। तो यानी कि उनको छोटा हुनर सिखाए, ऐसी बातें वो CSR में हो रही है। अभी आगे का जो अपना उन्वान है वो यानी कि मिशन पॉइंट है फाइनेंशियल डेवलपमेंट सेंटर। फाइनेंशियल डेवलपमेंट सेंटर में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे गांव के मोहल्ले की जो भी ज़कात सदका है या हम लोग जो भी इमदाद दे सकते हैं, मदद दे सकते हैं, वो गांव लेवल पर जमा होना चाहिए, और पहले गांव वालों में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वहां जरूरतमंद कौन है, और आगे, और इसको फिर उसको हम लोग MDC सब पूरे कनेक्ट हो जाएंगे, सब मोहल्ले कनेक्ट हो जाएंगे, पैसा तुम्हारे पास ही रहेगा।
लेकिन मालूम रहेगा किसी के पास पैसा ज्यादा है और किसकी जरूरत कहां से पूरी हो जाती है। ये फाइनेंशियल डेवलपमेंट सेंटर में हो जाएगा। दूसरी बात है कि हमें हिसाब किताब लिखने की बहुत कम आदत है मुसलमानों को। अकाउंटेबिलिटी जो कहते हैं, अकाउंटिंग में हम लोग बहुत कम रहते हैं। आज कमाया आज खाया, कल का कल देखा जाएगा, क्योंकि अच्छा एजुकेटेड लोगों का इनकम है उनका बराबर से चलता है। लेकिन ये जो 80-90% का जो तबका है वो हिसाब कब करेगा, लिखेगा कब? वो बोलेगा क्या किसका पैसा, मेरा ही पैसा है, कहाँ जाएगा, मेरे लिए जाएगा, वो लिखता ही नहीं हिसाब। तो इसलिए उनको फाइनेंशियल अवेयरनेस और फाइनेंशियल लिटरेसी, साक्षरता जो कहेंगे हम लोग, आर्थिक साक्षरता सिखाने की भी जरूरत है। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग कैसा फायदे का है, इसके भी हमें अवेयरनेस कैंप्स वगैरह लेना चाहिए। हर गांव में कैसा बिलासुदी बैंक बढ़ सकता है, एक दूसरे के साथ देके काम हो सकता है। और एक फाइनेंशियल लिटरेसी में और फाइनेंशियल डेवलपमेंट में नया एक कंसेप्ट आ रहा है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आ रहा है, जिसका नाम है क्राउड फंडिंग सिस्टम। क्राउड फंडिंग सिस्टम का मतलब है कि अभी हमारे सामने कुछ मसला आया तो इतने जितने लोग हैं उसमें उनके में वो चंदा कहने की मदद गोला की जाए। एक साथ हमारे सामने 1 लाख लोग हैं तो क्राउड फंडिंग से इमीडिएट 1 घंटे में 1 रुपया देके 1 लाख रुपए भी आ सकते। तो क्राउड फंडिंग का भी हमें प्लेटफॉर्म करना चाहिए। बाकी ट्रैवल का एक हमें अच्छा सा मालूमात वाला एक सिस्टम खड़ा करना चाहिए। और सबसे जरूरती काम है डिजास्टर, यानी कि आपत्ति। जब आपत्ति आती है, कहीं किसी मोहल्ले में आग लगती है, कहीं गांव में कहीं बारिश के दिनों में बाढ़ आती है, कभी भूकंप आता है, कभी घर गिरते हैं, बहुत तरह के छोटे मोटे आपत्ति में हमारे लोग कहाँ रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं। तो आपत्ति में भी कैसा काम किया जाए, उसके आपत्ति के अलग अलग ट्रेनिंग छोटे मोटे होते हैं, जैसे फायर ब्रिगेड के होते हैं बाढ़ में, तो वो छोटे मोटे ट्रेनिंग की वजह से वो सिखाने वाली सिस्टम डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर हमें इसमें करना चाहिए। अभी शासन के बारे में जो है वो सुबह में मैंने शॉर्ट में लिया था कि शासन के लिए भी हम लोग कल्याण समिति के तरफ से हम लोग बहुत सारी लड़ाई लड़ सकते हैं, हक से लड़ सकते हैं। बड़ी ताकत की भी जरूरत नहीं, लेकिन हमें मांगना आना चाहिए, लिखना चाहिए। अभी सबसे अहम टॉपिक लेके मैं 2-3 मिनट में मेरी बात खत्म करता हूं। वो सबसे बड़ा अहम टॉपिक है कि हमारी जरूरतें, खिदमती जरूरतें पूरा तक करने के लिए CSR नाम वाला जो फंडिंग का कंसेप्ट है, CSR में हमारे लोग ना के बराबर काम कर रहे हैं, हमें मालूम भी नहीं है। तो इसके CSR मिलाने के लिए हमें पहले हमारे NGO के डॉक्यूमेंटेशन पक्के करने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन पक्के होने के बाद 3 साल तक हमें उसे अच्छे तरह से अगर हम लोग संभालेंगे तो गवर्नमेंट का 3 साल के बाद मिलता है। लेकिन प्राइवेट जो CSR होता है वो हमें पहले साल भी मिल सकता है। इसके ऊपर हमारी टीम महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम की टीम गए साल अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बेंगलोर गई थी। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने अभी तक करीबन वो हजारों करोड़ में डोनेशन देते हैं CSR के जरिए, लेकिन वो पैसा किसी को हाथ में नहीं देते। तो हम लोगों ने उधर विजिट करके उनके क्या क्या उन्वान है, कैसे कर सकते हैं। अभी भी सैकड़ों NGOs महाराष्ट्र में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से चंदा यानी कि डोनेशंस लेते हैं। तो उनके कुछ 11 पॉइंट्स है, वो 11 पॉइंट्स में हम लोग अगर काम करेंगे तो करीबन हमारे ही काम है वो, तो उसमें हमें फंडिंग आ सकती है। और वो फंडिंग भी कैसा है कि हमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के पैसे आते हैं पहले, कि हमें ऑफिस डालना है तो ऑफिस में हमारा काम कर्मचारी चाहिए, सर्वे करना है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे के लिए पहले पैसे आते हैं। तो वो काम में गिनाता हूँ यहाँ से। इसमें पहला काम है कि शासन योजना घर घर पहुंचाकर उसको इंप्लीमेंट करना, जो काम हम लोग MDC में कर रहे हैं। फिर दूसरा है पीने का पानी अच्छा, हर एक घर में गरीब हो, आमिर तो पीता ही है, लेकिन हर एक गरीब के घर में पीने का पानी अच्छा जाए। फिर कोर्ट्स एंड क्रिमिनल जस्टिस, जैसे कि हमारा क्रिमिनल रेट, परसों हमारी प्रेस कॉन्फरन्स में पत्रकार ने पूछा मुस्लिमांचा क्रिमिनल रेट जास्त का, तो कमी करण्यासाठी तुम्ही काय करताय, तो उसके पर भी हमें CSR से फंडिंग मिल सकता है। कोर्ट केसेस में ना जाए, बाहर के बाहर सेटलमेंट हो जाए। क्रिमिनल जस्टिस कैसा, क्रिमिनल्स को जस्टिस अच्छी तरह से मिले। जो कैदी बन के अंदर बैठे उनके फैमिली का पीछे क्या, तो उसके लिए भी कुछ CSR फंड्स अवेलेबल होता है। या कैदी वो 4 साल 5 साल सजा काट के आया तो उसके फैमिली को उसको फिर से रिसेटल करना है इनकम के लिए, अच्छे रोजी रोटी के लिए, तो उसके लिए भी पुनर्वसन वाले प्रोग्राम है। पोल्यूशन पर है। फिर BPL लोग, जैसे हमारे इरफान भाई अभी जिक्र किए थे कि हमारे पास 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एग्जाम्पल लूंगा, समझो पातुर है तो पातुर में कितने मुस्लिम BPL के नीचे है, हम लोग बता सकते हैं कि आज न बता सकते, लेकिन हमें आगे जाके उसका डाटा लेना है और वो BPL लोगों को कैसे उनका यानी GDP बोले या उनकी तरक्की कैसे हो, इस पर काम करना है।
फिर हेल्थ अवेयरनेस पर प्रोग्राम पर भी CSR मिलता है, फिर जिन लोगों को घर नहीं है उन लोगों को घर बनाने के लिए भी CSR मिलता है, छोटे जो काश्तकार शेतकरी है उनको खेती औजार भी CSR के अंदर मिल सकते हैं, रस्ते पर घूमने फिरने वाले जो बच्चे पागल जो है, जैसा कि शेल्टर होम की कंसेप्ट है, तो शेल्टर होम्स के लिए भी कुछ CSR से मिल सकता है। दूसरी बात है कि घरगुती हत्या यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत सारा हमारे इसमें डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेस होते हैं, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों को परेशानी होती है, डोमेस्टिक वायलेंस में आदमियों को भी परेशानी होती है। इसके कई उदाहरण मैं गिना सकता हूँ। तो उस पर भी वो ऐसे लोगों को भी कैसी मदद मिलेगी, उनको कौन सपोर्ट करेगा? वो बोलेंगे क्या वो नालायक है, उसको क्या मदद करनी? अरे वो नालायक हो कैसे, वो आदमी उसके ऊपर आज आया ना वक्त, जो जरूरतमंद उसके ऊपर वक्त आया ना, भीख मांगने का वक्त आ रहा है ना उस पर, तो उसको हम लोगों को मदद करना चाहिए, उसके बैक हिस्ट्री देखना नहीं चाहिए। फिर अपाइज लोग हैं, मुके बहरे ऐसे अंधे लोग हैं, इनके पर भी ये CSR सेक्टर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अपने फोरम के जानिब से कुछ लोग अच्छे जुड़े, अजीम प्रेम जी से भी पढ़े हुए कुछ अपने दोस्त लोग हैं, उनको हम लोगों ने जोड़ा है पुणे में। एक्चुअली वो CSR डिवीजन हमारे अभी मिशन पॉइंट में नहीं लिखा है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल डेवलपमेंट के अंदर वो लाएंगे, और CSR पर भी हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें इसके लिए हर एक NGO ने और हर एक साथी ने फोरम से जुड़ना चाहिए, फोरम से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और अपना काम जो है वो भी दिखाना चाहिए और फोरम से लेना भी चाहिए। दोनों बातें हैं, विन विन सिचुएशन दोनों से हो सकती है। और एक छोटा सा जो काम से मैं निकल पड़ा हूँ, वो एक मैं जिस यानी कि लाइन पर काम करता हूँ, वो 2 लाइनें हैं, वो ऐसी है कि सर बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर तुम्हारे पीछे क्या कोई फैमिली नहीं है क्या, तुमको रोजगार नहीं है क्या, तुम्हारा घर कैसा चलता है, तुमको कौन पैसा देता है, घूमने फिरने कैसा चलता है? तो उस पर एक ही मेरा ये लाइन है कि रोजी का मालिक अल्लाह है, मेरी रोजी मेरी अल्लाह देगा, हमें अच्छे नियत से हमें काम में पढ़ना चाहिए। और एक है कि इबादत से खुदा, इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है, इसलिए हमें इबादत और खिदमत दोनों भी करना चाहिए। इतना कहकर आपने बहुत देर से मेरा सब सुना, और भी बहुत सारी बातें रहेंगी, हम लोग व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से एक दूसरे के टच में रहेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।